11 मई 2026 एक ऐसा दिन जब मार्केट ने अचानक से बुरी तरह गोता लगाया। आखिर ये सब हुआ क्यों? इस अचानक आई लाल आंधी के पीछे जियोपॉलिटिक्स, सोने की खरीद का दबाव या डेरिवेटिव्स डेटा का क्या बड़ा खेल था? आइए बिना किसी देरी के ठोस आंकड़ों के जरिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और इस मार्केट क्रैश की हकीकत को समझते हैं। तो चलिए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। -1312 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो भयंकर गिरावट है जो सेंसेक्स ने एक ही दिन में दर्ज की। एक ही झटके में मार्केट इतना नीचे गिरा कि दलाल स्ट्रीट में लिटरली घबराहट फैल गई। स्टेक पे बहुत कुछ था, लेकिन इस डरा देने वाले आंकड़े के पीछे आखिर चल क्या रहा था? कौन सी ताकतें थीं जो मार्केट को ऐसे नीचे खींच रही थीं? इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम 5 अहम मुद्दों पर ध्यान देंगे। पहला, मार्केट क्रैश के ब्रॉड स्ट्रोक्स। दूसरा, ग्लोबल ट्रिगर्स, खासतौर पर जियोपॉलिटिक्स और तेल। तीसरा, घरेलू गोल्ड इफेक्ट। चौथा, डेरिवेटिव्स डेटा का एनालिसिस। और आखिर में मार्केट को आगे समझने के लिए कुछ अहम की लेवल्स। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। 11 मई के मार्केट क्रैश को थोड़ा करीब से देखते हैं। नुकसान बहुत ही व्यापक और गहरा था। सेंसेक्स 1312 पॉइंट टूटकर 76,015 पर आकर गिरा और निफ्टी लगभग 360 पॉइंट लुढ़क गया। हालात यहां तक खराब थे कि रुपया अपने रिकॉर्ड लो पर चला गया, $1 के मुकाबले 95.31 पर। और जरा इस बारे में सोचिए, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट कैप में 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। रियलिटी और कंज्यूमर स्टॉक्स में तो जैसे भारी बिकवाली की लहर ही आ गई थी। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, ग्लोबल ट्रिगर्स। भू राजनीति और तेल के इन मैक्रो कैटलिस्ट्स पर नजर डालना बिल्कुल जरूरी है। ग्लोबल तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे इंटरनेशनल तनाव वापस बढ़ गया। उसके ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के ऑयल सप्लाई का एक बेहद अहम रास्ता है, वो लगातार 70 दिनों से बंद चल रहा है। इन सब का डायरेक्ट नतीजा क्या निकला? ब्रेंट क्रूड आसमान छूते हुए $104 प्रति बैरल पर पहुंच गया। और जब तेल इतना महंगा होता है तो भारत जैसी इकोनॉमी पर आर्थिक दबाव पड़ना बिल्कुल तय है। बुल्स और बेयर्स के बीच चल रही इस जबरदस्त रस्साकशी में इस ग्लोबल अनिश्चितता ने पलड़ा पूरी तरह से बेयर्स के पक्ष में झुका दिया। जब ग्लोबल धरातल पर इतना डर और अनसर्टेनिटी हो तो ऑब्वियसली बाजारों में घबराहट आती है और रिस्की एसेट से पैसा धड़ाधड़ बाहर निकलने लगता है। तीसरा अहम हिस्सा है डोमेस्टिक गोल्ड इफेक्ट। आइए देखते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिसी ने मार्केट पर क्या असर डाला। और ये अगली बात इस मैक्रो इकोनॉमिक असर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक निवेदन आया जिसमें नागरिकों से कहा गया कि अगले 1 साल तक गैर जरूरी सोना खरीदने से बचें। मकसद बिल्कुल स्पष्ट था, महंगे तेल आयात के चलते हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। ये एक डायरेक्ट पॉलिसी स्टेटमेंट थी जिस पर मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। और इस अपेक्षा का सीधा असर मार्केट पर कैसा पड़ा वो बिल्कुल साफ है। अगर सोने की खरीद कम होगी तो ऑब्वियसली ज्वेलरी कंपनियों की कमाई पर डेंट पड़ेगा। नतीजा देखिए, सेंको गोल्ड के शेयर्स लगभग 9% तक गिर गए। कल्याण ज्वेलरी में 7.43% की गिरावट आई। टाइटन कंपनी और पीसी ज्वेलर में भी भारी बिकवाली दर्ज की गई। एक पॉलिसी अपील और देखिए पूरे सेक्टर में इतना बड़ा मूवमेंट आ गया। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं और थोड़ा हार्ड नंबर्स और मार्केट मैकेनिक्स के अंदर घुसते हैं। डिकोडिंग द डेरिवेटिव्स डेटा या FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रुख पर गौर करना सबसे जरूरी है। इस महीने अब तक उन्होंने 14,231 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल लिए हैं। जब मैक्रो कंडीशंस ऐसी खराब हों और जियोपॉलिटिकल टेंशंस हाई हों तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सबसे पहले अपना पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करते हैं। ये मैसिव FII आउटफ्लो वही कहानी बयान कर रहा है। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि FIIs और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बीच एक बड़ा टकराव चल रहा है। एक तरफ FIIs दबाकर अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और गिरेगा। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल क्लाइंट्स लगातार लॉन्ग पोजीशंस लेकर मार्केट को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये डाइवर्जेंस मार्केट की अंडरकरेंट बेचैनी को साफ दिखाता है। ऑप्शंस डेटा पर अगर ध्यान दें तो स्ट्राइक कॉन्सेंट्रेशंस मार्केट के लिए किसी मैग्नेट की तरह काम कर रही हैं। निफ्टी के लिए सबसे बड़ा कॉल कॉन्सेंट्रेशन यानी रुकावट 24,500 पर है और आधार यानी पुट कॉन्सेंट्रेशन 24,000 पर है।
बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस 56,000 पर है और सपोर्ट 55,000 पर। बेसिकली यही वो दायरा है जिसके अंदर आने वाले दिनों में एक्शन देखने को मिल सकता है। तो इन सबके बीच आगे क्या होने वाला है, आखिरी हिस्से में बात करते हैं आने वाले सप्ताह के की टेक्निकल लेवल्स की। डेटा रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्निकल लेवल्स को समझना बहुत क्रूशियल है। निफ्टी के लिए पहला मजबूत सपोर्ट 24,000 पर है। अगर वो फ्लोर टूटता है तो अगला सहारा 23,800 पर मिलेगा। वहीं ऊपर की तरफ उड़ान भरने के लिए 24,500 और 24,700 पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। एक बात क्लियर है, अगर निफ्टी 23,900 के नीचे लगातार टिकता रहता है तो हाल ही का जो भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना था वो पूरी तरह निगेट हो जाएगा। बैंक निफ्टी के आंकड़े थोड़े और ट्रिकी हैं। यहाँ पहला सपोर्ट 54,000 पर और दूसरा 53,500 पर मौजूद है, लेकिन अगर ध्यान दें तो इसे 57,000 तक जाने के लिए 56,500 के आसपास एक बहुत ही कठिन हर्डल को पार करना होगा। जब तक बैंक निफ्टी इस 56,500 के जोन को पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर लेता, ऊपरी स्तर पर बिकवाली का दबाव पक्का बना रहेगा। लेकिन ठहरिए, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में सब कुछ सिर्फ लाल रंग में ही रंगा था। इतनी भारी तबाही के बावजूद कुछ पॉजिटिव खबरें भी थीं। जैसे लेमन ट्री होटल्स ने अमृतसर में एक नया 50 कमरों का होटल लॉन्च किया। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स को एचडीएफसी बैंक से 400 करोड़ का अहम ऑर्डर मिल गया। जेएसडब्ल्यू स्टील गोवा में एक 96 मिलियन टन के मिनरल ब्लॉक के लिए प्रिफर्ड बिडर बन गया। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस क्रैश में भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वैल्यू ऐड की और इंडेक्स को पूरी तरह डूबने से बचा लिया। ये सच में दिखाता है कि मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियां संकट में भी ठोस खड़ी रहती हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि आगे क्या होगा। क्या आने वाला अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा या घरेलू मार्केट के Q4 अर्निंग्स इस गिरती हुई हवा का रुख बदलेंगे, या फिर ये किसी और भी बड़ी घबराहट की महज एक शुरुआत है? देखिए, पैनिक करने के बजाय अभी सबसे जरूरी है इन टेक्निकल लेवल्स और मैक्रो डेटा पर गहरी नजर रखना। यही नंबर्स तय करेंगे कि हम अगले सप्ताह किस दिशा में जाएंगे। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।